हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये बार बार क्वेश्चन में हम अक्सर देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार इस एग्जाम में जो है पूछा जाता है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ साथ में शेयर कर दे, ताकि जो भी आपका नज़दीकी जो साथी होगा या फ्रेंड्स होंगे उसको ये वीडियो पता चले और इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है जो 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का बोर्ड में आता है, तो देखते हैं। वो है विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन जी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में। जब भी मिलेगा आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और इसको पढ़ना 2 में से एक जरूरी आता है। एक समूहन में, समांतर क्रम श्रेणी में और समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है। तो देख लेते हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन या तो इसको हम बोलते हैं संयोजन। इंग्लिश में से बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिरोध होता कैसा है, प्रतिरोध का संकेत कैसा होता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम जोड़ेंगे या तो फिर उसको किस प्रकार से ऐड करेंगे कि प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ता है। तो प्रतिरोधों का जो संकेत होता है, सबसे पहले प्रतिरोधों का संकेत जो होता है इस प्रकार से होता है। एक सिरा ए और दूसरा सिरा ए होता है। ए हमारा प्रतिरोध का पहला सिरा होता है और ए हमारा प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है। और प्रतिरोध को हम जो सूचित करते हैं वो आर से सूचित करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। और ओम को ग्रीक भाषा में इस प्रकार से सूचित किया जाता है, ओम। तो प्रतिरोध का जो संकेत होता है ओम होता है। और प्रतिरोध का संकेत किस प्रकार से होता है, तो आर से सूचित करते हैं इसको। और इसका जो है संकेत इस प्रकार से दिखा है, पहला सिरा है और दूसरा सिरा है। तो इसी प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया है कि प्रतिरोध होते क्या है और इसका संकेत कैसा होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसे सूचित किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या है कि प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं। सबसे पहला बात आता है कि प्रतिरोधों का समूहन से या संयोजन से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिरोधों का समूहन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। ये पहला प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है। बात के मतलब एक प्रतिरोध हमारे पास में और यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्रकार से एक प्रतिरोध रखा गया जिसका पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा 2 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, दोनों को जब हम आपस में जाके ऐड करेंगे तो क्या होगा कि देखेंगे दूसरा सिरा जो है प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो संयोजन आ रहा है ऐसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। मतलब कि सिंपल सा इस डायग्राम से परिभाषित कर सकते हैं। इसे क्या परिभाषित कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा या दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ दिया जाता है
तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जब जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे परिभाषित अगर करना हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रकार के संयोजन को यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। बात समझ में आया कि क्या कहा गया यहाँ पर कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, है ना, जो दूसरा सिरा है, जो अगला प्रतिरोध होगा उसका पहला सिरा आपस में जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसका हम कुछ एक डायग्राम बना लेते हैं। आगे बढ़ के एक डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से डायग्राम होगा, मान लेते हैं। अब इसका जो डायग्राम बनाने के पहले मान लेते हैं कि माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध है। इस तीनों प्रतिरोध को माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है। इस प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध को किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। किस प्रकार से जोड़ लेंगे हम इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में? तो तीन प्रतिरोध हमारे पास में मान लेते हैं कि ये तीन प्रतिरोध कौन कौन सा है। एक प्रतिरोध इसका नाम हमारे पास में है जो है R1 है, ये R1 है। और दूसरा प्रतिरोध मेरा जो है यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध क्या है? दूसरा प्रतिरोध ये R2 है, R1, R2। और एक तीसरा प्रतिरोध है, इसका नाम क्या है? R3 है। तीन प्रतिरोध है जिसको हम देखिए किस क्रम में जोड़े हैं। तो इस तीनों प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, R1, R2 और R3। क्यों? ये पहला सिरा था और इसका दूसरा सिरा था और इस प्रतिरोध का पहला सिरा यही जुड़ा है।
फिर इस प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और पहले जो दूसरा प्रतिरोध है दूसरा सिरा यहाँ पर है और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पर है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जुड़ा हुआ है। तो ए जुड़े हुए संयोजन आपको दिख रहा है, जो संयोजन है ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब है कि इसको चित्र सहित हमको फार्मूला को स्थापित करना है कि इस तीनों प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना आएगा। R1 R2 R3 तीनों जब जुड़ा होगा तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए हम डायग्राम से देखते हैं कि तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब हम यहाँ से एक बैटरी को लेते हैं और बैटरी को प्रतिरोधों से जोड़ देते हैं। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा एक बैटरी है जो प्रतिरोधों के बीच में जोड़ दिया गया है, प्रतिरोधों के बीच में जोड़ दिया गया। मान लिया जाए कि ये जो बैटरी है इस बैटरी का कुल विभवांतर, इस बैटरी का दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर होता है बैटरी के बीच में, तो इस बैटरी का कुल विभवांतर मान लेते हैं कितना है, V है। और जैसा ही हम बैटरी को जोड़ेंगे यहाँ से तो विद्युत धारा है ना एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह होने लगता है। और बैटरी से जब धारा प्रवाह होने लगता है, हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का बहाव जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो इधर देखिए प्लस से माइनस की ओर जो है धारा का बहाव होगा, इसलिए हम यहाँ से दर्शाएं कि इसका धारा का बहाव इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर धारा को मापने के लिए यहाँ पर अक्सर हम एक अमीटर का यूज करते हैं। धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो अमीटर को हम ए से सूचित करते हैं। और यहाँ पर जो धारा आएगा ये प्लस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये धारा अब कहाँ से होकर गुजरेगा, यहाँ से तीनों प्रतिरोध से होकर गुजरेगा और पुनः उच्च विभव से होकर के निम्न विभव की ओर चला आएगा। तो धारा अब बहेगा तो धारा प्रतिरोधों से होकर गुजरेगा तो किस प्रकार का धारा होगा, जब प्रतिरोध से होकर कोई धारा गुजरता है तो किस प्रकार से होता है। तो पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर जो धारा जो होते हैं प्रतिरोधों पर जो होते हैं श्रेणी क्रम में सभी पर धारा समान होते हैं। तो बात के मतलब हमारे पास में बह रही धारा है, इस परिपथ में बह रही धारा I है, तो इस प्रतिरोध पर भी बहने वाला धारा I होगा और जो दूसरा प्रतिरोध पर भी बहने वाला धारा होगा वो I होगा और तीसरा प्रतिरोध पर भी बहने वाला धारा क्या होगा, I होगा। यहाँ से यह बात को याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर जो धारा होता है एक समान होता है, यानी एक जैसा होता है। यानी R1 पर भी जो धारा I है, R2 पर भी धारा I है और R3 पर भी धारा क्या है, I है। तो यहाँ पर हम पॉइंट में चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके नीचे पॉइंट में कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों क्या है हुआ, तो सभी प्रतिरोधों है R1, R2 और कौन सा है R3। सभी प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 पर जो धारा होगा वह धारा कैसा होगा, सभी पर धारा एक जैसा होगा, यानी सभी प्रतिरोधों पर धारा I होगा। सभी प्रतिरोधों पर धारा क्या होगा, I होगा, यानी कि एक जैसा होगा। पहला बात यहाँ समझ में आ गया कि सभी प्रतिरोधों पर धारा एक जैसा होता है। यहाँ तक कोई डाउट, शायद कोई डाउट रह गया नहीं है, होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सभी प्रतिरोधों पर हमने देख लिया धारा क्या होता है, एक जैसा होता है। अब हम विभवांतर को लगाते हैं, किसी भी परिपथ में विभवांतर को लगाते हैं तो हमेशा दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को लगाया जाता है। तो हमारे पास में जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का यही पहला सिरा है। बात के मतलब इसके बीच का विभवांतर अगर मान लिया जाए तो इसके बीच का विभवांतर क्या है, V1 है। और इस दो बिंदु के बीच में, यानी दो बिंदु के बीच में जो हमारे पास में
विभवांतर है वो V2 है। इस दोनों के बीच का विभवांतर कितना है? V2 है। उसी प्रकार से इस दो बिंदु के बीच का विभवांतर पाथ के मतलब मान लेते हैं कितना है? V3 है। तो यहाँ से एक बात और पता करना चलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है सभी प्रतिरोधों पे जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देख रहे हैं पहला प्रतिरोध पर विभवांतर क्या है? V1 है। दूसरा प्रतिरोध पर विभवांतर जो है V2 है और तीसरा प्रतिरोध पर विभवांतर कितना है? V3 है। तो यहाँ से एक बात और पॉइंट में लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों कौन कौन है? सभी प्रतिरोधों है R1, R2 तथा R3 है ना। तीनों प्रतिरोधों पर यानी सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा या बोलेंगे अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर जो होगा भिन्न भिन्न होगा। जैसे भिन्न भिन्न कौन है हुआ? भिन्न भिन्न विभवांतर कौन है? तो भिन्न भिन्न विभवांतर जो हमारे पास में है वो R1 प्रतिरोध पर, R1 जो प्रतिरोध है इस पे विभवांतर कितना है? V1 है। और जो हमारे पास में R2 का प्रतिरोध है उस पे विभवांतर जो कितना है? V2 है। और R3 पर जो विभवांतर है वो कितना है? V3 है। ये हमारे पास में तीनों पर अलग अलग प्रतिरोध है। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन अपने ऊपर बना रहे। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं अभी कि इसका जो कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसके बारे में कैलकुलेशन करना है। अभी तो हम इसका बेसिक सीखे हैं। क्या क्या सीखे हैं? कि सभी प्रतिरोधों पर धारा एक जैसा होता है और सभी प्रतिरोधों के विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। और कुल जो है कुल विभवांतर कितना है? V है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुल वोल्टेज को हम कितना सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। कुल विभवांतर जो हमारे पास में है V को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परिपथ में आगे जा करके ये विभवांतर जो है, जो विभव यहाँ पे जो बैटरी का विभव है वो आगे जाकर क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी कि V1 हो रहा है, V2 हो रहा है और V3 हो रहा है। तो कुल V जो यहाँ पर है बट करके क्या हो गया? V1 और V2 और V3 में क्या हो गया? बदल गया है। जैसे कोई बैटरी है, जिससे बात का मतलब मेरे पास में 12 वोल्ट का बैटरी है ना, और हम परिपथ में जोड़ दिए सही बैटरी को और एक अलग प्रतिरोध है। यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा बल्ब जल रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा। तो अलग अलग बल्बों पर जो विभव वोल्टेज होगा वो जरूरी नहीं कि एक होगा, सब पर जो वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। तो बात के मतलब इस पे 2 वोल्ट है, इस पे 3 वोल्ट है, तो बाकी जो एक और बचा हुआ है उस पे कितना वोल्ट होगा? तो 3, 2, 5 और बाकी जो एक और प्रतिरोध बचा होगा उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल वोल्टेज जो होता है अलग अलग वोल्टेज के जोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी कुल विभव जो आएगा अलग अलग प्रतिरोधों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसके योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो हमारे पास में कुल जो विभव है, कुल विभव जो हमारे पास में है, कुल विभव जो है ये हमारे पास में क्या है? V है। और ये कुल विभव जो है V किसके बराबर हो जाएगा? तो कुल विभव जो अलग अलग जगह पे बांटा है उसके बराबर हो जाएगा। कुल विभव जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिया? समीकरण फर्स्ट। क्यों? क्योंकि कुल विभव जो है अलग अलग विभवों के योग के बराबर हो जाएगा जो अलग अलग प्रतिरोधों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर
V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से ओम के नियम को लागू करते हैं, यानी ओम के नियम से यहाँ पर ओम का नियम को हम लागू करते हैं, ओम के नियम को हम यहाँ से लागू करते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है आई आर, क्योंकि ओम के नियम जो कहा था, क्या कहा था, जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है और उसमें बह रही धारा होता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है जब उसका ताप निश्चित हो और उसमें लगे हुए अवयव जो है वो निश्चित होगा तब। तो ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। तो ओम के नियम चलेंगे तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है। चलिए, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो हम यहाँ पर V बराबर आई आर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से ओम के नियम से जो प्रतिरोध R1 है वो R1 पर विभवांतर कितना होगा, यानी कि इस प्रतिरोध जो है R1 पर विभवांतर V1 का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं इस प्रतिरोध पर जो विभवांतर है, इस प्रतिरोध पर जो विभवांतर है V1 है, तो V1 इक्वल टू यहाँ पे हम निकालना चाहे तो V1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो ओम के नियम से V1 बराबर प्रतिरोध R1 के पास में धारा कितना है, आई है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, धारा सब पर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा V1 इंटू आई R1, यानी पहला प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा कितना हो जाएगा, आई R1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, या तो हम इसका नाम समीकरण सेकेंड दे देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं समीकरण थर्ड। चलिए, इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे, तो आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे निकालेंगे, आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास में, चलिए आगे जो होगा हमारा क्या होगा, आगे निकालेंगे दूसरे प्रतिरोध पर जो विभवांतर V2 है वो क्या हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं V2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई R2, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध पर धारा कितना है, आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई R2। दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर कितना है, V2 है, तो यहाँ पर धारा कितना हो जाएगा, आई R2 हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं तीसरा प्रतिरोध हमारे पास में बचा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध कितना है, R है, और तीसरा प्रतिरोध का विभवांतर कितना है, तो V3 है, और इस पे बह रही जो धारा कितना है, तो धारा I है, धारा कितना है, I है। तो इस प्रतिरोध पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, तो इस प्रतिरोध पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा, V3 होगा। तो V3 इक्वल टू बोल सकते हैं हम, कितना बोलेंगे बाबू, अब तो समझ में आ गया होगा कितना आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे IR3, कितना आ जाएगा IR3। इस समीकरण का नाम रखते हैं 5। देखिए अलग अलग V1 V2 V3 का मान निकल गया। अब V1 V2 V3 बराबर क्या है, V है। तो चलिए इस समीकरण 2 3 4 और 5 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो कह सकते हैं इस प्रकार से कि काम नहीं कर रहा है क्या, चलिए अब जो है समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तथा फिफ्थ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तथा फिफ्थ का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है,
तो समीकरण फर्स्ट जो हमारा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। इसमें बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो भी उत्पन्न धारा सारा कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो इस जो विभवांतर के बीच में भी धारा कितना हो जाएगा, आई आर, आई आर होगा। तो यहाँ पर जो V बराबर आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। तो आई आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आई आर बराबर हो जाएगा V1। यहाँ पर V1 का मान रखिए, V1 का मान क्या है, तो V1 का मान दिखाई दे रहा होगा। V1 का मान हमने लाया था आई आर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 का मान हो जाएगा आई आर 1 प्लस V2 का मान यहाँ पे कितना आया है स्टूडेंट, कितना है देख के बता सकते हैं। V2 का मान कितना आया है, आई आर 2। तो V2 का मान जो आया है वो आया है आई आर 2, आई आर 2 रख लिया यहाँ पर। और V3 का मान कितना आया स्टूडेंट, तो आई आर 3 का जो मान, V3 का मान जो आया है वो आया है आई आर 3 के बराबर। अब क्या करेंगे, तीनों इधर और इधर देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो है, ऐसा कोई है जो कॉमन आ रहा है। तो सभी में देख रहे हैं धारा सभी में समान है, तो धारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आई आर इक्वल टू बोल सकते हैं, आई आर इक्वल टू बोल सकते हैं कि आई को हम इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। यहाँ पे आई आर बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या बचेगा, तो R इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो हमारे पास में निकल के आया है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास में निकल के आया है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो 3 प्रतिरोध या 2 प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है कि कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये हमारे पास में R जो आया है यही हमारा क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। ये R हमारे पास में आएगा क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। इसे कभी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इसे RT से भी सूचित करता है, मतलब T मतलब टोटल कुल प्रतिरोध। तो RT इक्वल टू कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यह भी हो जाएगा। कभी कभी आपको लिखा मिलेगा RS, RS मतलब क्या, तो सीरीज में जोड़ा गया कुल प्रतिरोध है ना। S मतलब सीरीज, तो सीरीज मतलब समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया कुल प्रतिरोध। RS इक्वल टू, तो हम यही बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R यहाँ पर क्या बता रहा है, जो R यहाँ पर है वो कुल प्रतिरोध है या समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, कितना बोलेंगे स्टूडेंट बोलो, समतुल्य प्रतिरोध कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे R इक्वल टू कितना बोलेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। और यहाँ से जो है एक पॉइंट निकल करके आता है, इस पॉइंट में निकल कर ये आता है कि पूछा जाता है या तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं जो समतुल्य प्रतिरोध है, तो अलग अलग प्रतिरोध कौन कौन है, R1 है, R2 है, R3 है। तो अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट में लास्ट में लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कौन सा है, R है या RT है, RS बोल सकते हैं। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध RT जो होते हैं अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के
अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि अलग अलग प्रतिरोध कौन कौन है, R1, R2 और R3, जो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध इस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है आप इतना लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में सीखे और चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा जो है कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन हम सीखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है दोनों का दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं कि दोनों का दोनों क्वेश्चन फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आप 10th में पढ़े और 11th या 12th में पढ़े, 12th में भी ये पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। दूसरा जो है, दूसरा क्रम जो जोड़ते हैं, दो तरह से जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में पढ़ना है। हालांकि एक क्रम और होता है जो मिश्रित क्रम में होता है, जो श्रेणी और समांतर दोनों में होता है। फिलहाल हमें 2 ही क्रम में पढ़ना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो दूसरा हम पढ़ते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या तो इसे दूसरा भाषा में पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व कर्म भी बोलते हैं, पार्श्व कर्म संयोजन। उसे हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं श्रेणी को, और समांतर क्रम संयोजन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में जो होते हैं प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने बताया कि सपोज 3 प्रतिरोध है हमारे पास में, एक प्रतिरोध का नाम है, इस प्रतिरोध का नाम है R1 और इसका पहला सिरा A है और इसका दूसरा सिरा A है। दूसरा प्रतिरोध हमारे पास में A है, दूसरा प्रतिरोध A है, इसका नाम है R2, इसका ये पहला सिरा था और इसका ये दूसरा सिरा है। इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। और एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, उस प्रतिरोध का नाम क्या है, इस प्रतिरोध का नाम हम देंगे R3। ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। और इस तीनों प्रतिरोध का, इसका भी पहला सिरा 1 है और इसका दूसरा सिरा जो है 2 से सूचित कर रहे हैं। अब समांतर क्रम में होता क्या है कि तीनों रजिस्टर आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में सजाया हुआ है। तो तीनों का जो पहला सिरा होगा वो पहला सिरा तीनों का एक साथ में जुड़ा होगा और तीनों का जो आपका दूसरा सिरा होगा वो दूसरा सिरा तीनों का एक साथ में जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को पहला सिरा का पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रकार से जब कोई प्रतिरोध जुड़ा होगा तो ऐसे संयोजन को हम कहेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। किसका, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतिरोध पढ़ ही रहे तो पता होगा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बात समझ में आया? समझ में क्या आया कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, यहां पर से लिख लेते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहला प्रतिरोध कौन है, यहाँ पर R1 लिख सकते हैं। पहला प्रतिरोध का
पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध R2, दूसरा प्रतिरोध R2 का पहला सिरा उसी प्रकार पहला प्रतिरोध का कौन सा सिरा हुआ? तो दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा एवं दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा सिरा बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी वे है, देख देख के डायग्राम से लिख लेना है। दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रकार से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे बाबू? इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए देख लिए, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का भी पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का भी पहला सिरा, और इधर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रकार से जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए इसको हम थोड़ा से बढ़ा लेते हैं, इसे हम बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। चलिए इसको हम थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये संयोजन है, तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है समांतर क्रम में, और इसको एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं। एक बैटरी से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और ये बैटरी हमारा है, इस बैटरी से हम इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया इस बैटरी से प्रतिरोधों को आपस में इस बैटरी से जोड़ दिया, और जैसा ही हमने बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह होना शुरू कर देगा। कहां से कहां तक? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि धारा इस प्रकार से बहना शुरू हो जाएगा, और ये धारा यहाँ पर आएगा, धारा प्रवाह होना शुरू हो गया। अब जैसे ही इस पॉइंटर पे पहुंचेगा तो यहाँ होगा क्या? समांतर क्रम में जो धारा जो है ये तीन भागों में इस प्रकार से, एक भाग इधर, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, यानी तीनों रास्ता में क्या हो जाएगा? धारा अलग अलग मुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से एक धारा निकलेगा, इस धारा का नाम क्या है? I1, और यहाँ से धारा निकलेगा, यहाँ का नाम है I2, और यहाँ से जो धारा निकलेगा, यहाँ पर जो धारा निकलेगा ये निकलेगा I3। तो
यहाँ पर जो प्रतिरोध के R1 प्रतिरोध के पास में धारा पहुंच रहा है वो कौन पहुंच रहा है, R1 पहुंच रहा है। और जो R2 के पास में धारा पहुंच रहा है वो कौन पहुंच रहा है, I2 पहुंच रहा है। और जो R3 प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, उसके पास में धारा कौन सा पहुंच रहा है, I3 धारा पहुंच रहा है। तो R1 पर धारा I1 है, R2 पे धारा I2 है और R3 पे धारा क्या है, I3 है। अब जो है इस पे विभवांतर देखेंगे तो विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिरोधों को दो बिंदुओं के बीच में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु है वही सेम यहाँ पर, क्योंकि समांतर है दोनों का बिंदु एक है। इस प्रकार से नापेंगे तो इसका भी बिंदु यही आ जाएगा, इसका भी बिंदु यही हो जाएगा, इसका भी यही बिंदु हो जाएगा। यानी कि जो हमारा होता है दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर, यानी सब पर जो विभवांतर होने वाला है वो सब पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी सारा पर जो विभवांतर होगा, बिंदु पर सभी पर जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सब पर जो विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो उत्पन्न भी होगा, सभी पर जो विभवांतर बराबर होगा। यानी जो विभवांतर हमने यहाँ से डाला वही विभवांतर V1 के पास में भी होगा, वही विभवांतर R1 के पास में भी होगा, और वही विभवांतर R2 के पास में भी होगा, और वही विभवांतर R3 के पास में होगा। यानी कि R1 के पास में जो विभवांतर पहुंचेगा वो कौन सा विभवांतर पहुंचेगा, V1 पहुंचेगा, और V1 नहीं सॉरी सभी पर विभवांतर भी होगा। R2 के पास में जो विभवांतर पहुंचेगा वो भी क्या रहेगा, भी रहेगा, और R3 के पास में जो विभवांतर होगा वो भी क्या होगा, भी होगा। यानी कि सभी प्रतिरोधों पर अगर दर्शाया जाए तो सभी प्रतिरोधों पर जो विभवांतर होता है समान होता है। यानी इस प्रतिरोध पर विभवांतर भी होगा और इस प्रतिरोध पर भी विभवांतर कितना हो जाएगा, भी होगा, और इस प्रतिरोध पर भी विभवांतर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर जो होता है वो एक जैसा होता है सभी प्रतिरोधों पर, लेकिन धारा सब पर अलग अलग है। पहला प्रतिरोध पर धारा I1 है, दूसरा प्रतिरोध पर धारा I2 है, और तीसरा प्रतिरोध पर धारा I3 है। तो यहाँ पर उसी के जैसा इसका भी पॉइंट है क्या, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आपने क्या दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर क्या है इसमें। तो इसका जो मेन पॉइंट होगा आप मेन पॉइंट को देख लीजिए, इसमें जो याद रखने योग्य है क्या है वो पॉइंट, कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध हमारा है। यहाँ पर लिखना है इस प्रकार सॉल्यूशन करने के बाद, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन सा क्रम में जोड़ा गया, R1, R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और समांतर क्रम में जैसा ही जोड़ा गया तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद हुआ क्या कि हम देख रहे हैं कि सभी प्रतिरोधों पर जो विभवांतर कैसा है, एक जैसा है, और सभी प्रतिरोधों पर धारा क्या है, अलग अलग है। तो R1, R2, R3 को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों कौन कौन है, तो R1 है, R2 है, और कौन सा है, R3 है। सभी प्रतिरोधों पर जो धारा है वो बताइए किस प्रकार से है, एक जैसा है या अलग अलग है। तो सभी प्रतिरोधों पर धारा क्या है, अलग, प्रतिरोधों पे धारा अलग अलग है। जैसे अलग अलग कौन कौन सा है, तो ये बताया अलग अलग कौन कौन है। तो R1 प्रतिरोध पर जो धारा जा रहा है वो कौन जा रहा है, I1 धारा जा रहा है, और जो R2 प्रतिरोध पर धारा जा रहा है
वो कौन सा धारा जा रहा है, I2 जा रहा है, और जो R3 पर धारा जा रहा है वो कौन जा रहा है, I3 जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने करंट को नापने के लिए क्या लगाया है, एमीटर को लगाया है। यहाँ से धारा, अब जो कुल जो धारा है यहाँ से होकर गुजर रहा है और यहाँ